हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग एमपीपीएससी सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस है उसको हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सिलेबस जो है 2021 और 22 के लिए है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको एमपीपीएससी किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसका पैटर्न क्या है, इसके बारे में समझा था तथा उन पेपर की समयावधि क्या होती है इसके बारे में समझा था। और हमने देखा था कि एमपीपीएससी मेंस में जो होते हैं 6 पेपर होते हैं। तो आज हमारा जो फर्स्ट पेपर है जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एमपीपीएससी का जो फर्स्ट पेपर है वो मुख्यतः हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित है। यह पेपर 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए या बी और खंड आ अथवा खंड वाह, जिसमें से खंड आ पूरा हिस्ट्री से संबंधित है और खंड वा ज्योग्राफी से मुख्यतः संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे खंड आ। तो खंड आ का जो नाम है वो क्या है? इतिहास एवं संस्कृति। खंड आ का क्या नाम है? इतिहास एवं संस्कृति। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो है भारतीय इतिहास। फर्स्ट यूनिट क्या है? भारतीय इतिहास, जिसमें हमें मेनली क्या फोकस करना है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास और हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक। तो ये सभी हमें फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट करना है, यानी कि जितना आप प्रीलिम्स में भी प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं वो सारा इसमें है। बस इसमें मेनली क्या ध्यान रखना है? राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास क्या क्या है ये सब पढ़ना है। इसमें इम्पोर्टेंट कितनी चीज़ें हैं? 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक हड़प्पा सभ्यता, एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके अलावा जो है गुप्त काल बहुत इंपॉर्टेंट है और मौर्य साम्राज्य, इनसे क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। और बाकी के जो टॉपिक हैं उनसे अधिकतर 3 मार्क करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड जो हमारी यूनिट है, जो सेकंड यूनिट है वो हमारी है बेसिकली मध्यकाल से संबंधित। किससे? मध्यकाल इतिहास से संबंधित। तो इसमें क्या पूछा जाएगा? 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। ठीक है, जैसे पूछ लेते हैं हम, ये कहाँ पे आ गए? हम मध्यकाल में आ गए। मध्यकाल में बेसिकली हमें पढ़ना है मुगल साम्राज्य। क्या पढ़ना है? मुगल साम्राज्य पढ़ना है। मुगल साम्राज्य में अलग से भी दिया है कि मुगल शासक का जो प्रशासन है हमें वो पढ़ना है। और मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय हुआ था। मिश्रित संस्कृति मुगल और जो भारतीय शैली मिलकर बनी है उस शैली के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, यहीं पे हमें नागर, द्रविड़ शैली ये सब देखते हैं हम इसी में। फिर इसका अगला जो पॉइंट है, इसमें हमें यूनिट 2 में और क्या कवर करना है? तो ब्रिटिश शासन का जो भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में हमें इसमें देखना है कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। हम देख लेते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 वैसे किससे संबंधित है? मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है, पर इसमें कुछ टॉपिक दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं कि इन टॉपिक को पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, जिसमें कृषक और आदिवासियों के विद्रोह में मुख्यतः पढ़ना है। इसके अलावा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति, भारतीय पुनर्जागरण पढ़ना है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है और इसके नेतृत्व करता है, यानी पूरा भारत जब तक आज़ाद हुआ है तब तक के बारे में जितने भी मूवमेंट हुए हैं वो हमें सारे इसमें कवर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मुख्यतः मध्य प्रदेश का गठन और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भी घटनाएं हुई वो हमें पढ़ना है। जैसे कि इसमें हो गया पाकिस्तान के साथ जो हमने वॉर लड़ी थी, बांग्लादेश का जो विभाजन हुआ है, ठीक है, जो पंजाब में जो घटना हुई थी अमृतसर को लेकर, ठीक, गुरुद्वारे को लेकर, तो ये सारी जो घटनाएं पढ़ना, कारगिल वॉर पढ़ना है, ये सब हमें इसी के तहत पढ़ना है। फिर अगली आती है हमारी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट है मध्य प्रदेश से संबंधित। इसमें क्या क्या आता है? तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, यानी मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, अब जो स्वतंत्रता तक मध्य प्रदेश में जो जो आंदोलन हुए, जैसे झंडा सत्याग्रह हो गया, ठीक है, या 1842 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें मध्य प्रदेश की क्या भूमिका थी, तो ये सब हमें इसी में पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति विरासत, जो हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है। कब से? प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक। इसमें साहित्य, पर्व, उत्सव और वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, यानी आर्ट एंड कल्चर पूरा पढ़ना है। और अधिकतर जो पेपर में पूछा जाता है मध्य प्रदेश के सापेक्ष ही पूछा जाता है और इसमें भी उत्सव, पर्व ये सब पूछ लेते हैं। 5 मार्कर में भी, 11 मार्कर में भी इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर इसके बाद आती है हमारी 5th यूनिट, जो कि है मध्य प्रदेश की रियासतों से संबंधित। किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश की रियासतों से संबंधित है। इसमें भी इन्होंने रियासतें बता दी हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपको। गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया और भोपाल रियासत। तो आपको टोटल कितनी रियासत पढ़नी है? टोटल 6 रियासत पढ़ना है। और ये कब से कब तक पढ़ना है? जब इन रियासतों की स्थापना हुई थी तब से लेकर जब तक ये रियासतें अस्तित्व में बनी रही, यानी जब
1947 में आज़ाद हो गए। उसके बाद मध्य प्रदेश का जो ग्रुप ABCD में डिवाइड हुआ था, तब ये रियासतें कब तक ये अस्तित्व में रही हैं 1956 तक का लेकर, तब तक हमें इनके बारे में पूरा इतिहास इनके बारे में पढ़ना है। और वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में, यानी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है उसको लेकर हमें इन सब रियासतों को कंप्लीट करना है। तो ये था हमारा पार्ट ए, जो हमारा 150 नंबर का पूछा जाता है। 3 मार्कर के, 5 मार्कर के और 11 मार्कर के क्वेश्चन आते हैं। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो हमारा है ज्योग्राफी से संबंधित, जिसका नाम क्या है सेकंड पार्ट का? भूगोल। फर्स्ट यूनिट जो है वो है विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये जो पहला पार्ट है, पहला जो टॉपिक है, प्रमुख भौतिक लक्षण, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें एवं हिमनद। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, पठार कितने प्रकार के होते हैं, मैदानों के टाइप बताना, ठीक है। और पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, कोई पर्वत पठार का एक नाम पूछ लेंगे 3 मार्कर में, नदियाँ पूछ लेंगे, झीलें, हिमनद, ये 3 मार्कर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और 5 मार्कर में भी। प्रमुख भौगोलिक घटना, ये 5, 11, 3 मार्कर तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पढ़ना है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया और चक्रवात। ठीक है, पिछली बार 2020 के मेंस में चक्रवात से क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, 11 मार्कर में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विश्व की जलवायु, जिसमें हम पढ़ना जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश और जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभाव। तो ये हमें विश्व का भूगोल कंप्लीट करना है। विश्व का भूगोल में जो स्टार्टिंग में है कि विश्व कैसे बना, सौरमंडल वगैरह, वो इसमें नहीं पढ़ना है। इसमें जो टॉपिक दिए हैं बस उन्हीं को हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, थर्ड है वो हमारा भारत का भूगोल है। इसमें भारत के भूगोल सेंस, इसमें भारत का पूरे भूगोल पढ़ लेते हैं। जैसे प्रमुख भौतिक संरचना, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, हिमनद, यानी पूरी नदियाँ पढ़ना है, पूरे पर्वत पठार पढ़ते हैं। भारत के भू आकृतिक प्रदेश पढ़ लेते हैं कि भारत को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो वो पूरा पढ़ना हो जाता है। भारत की जलवायु पढ़ते हैं, मानसून की उत्पत्ति कैसी होती है, अल नीनो क्या है, इसका प्रभाव क्या होता है, जलवायु यहाँ की कैसी है, यहाँ पर कौन कौन सी ऋतुएं हैं, यहाँ पर वर्षा का वितरण क्या है, और यहाँ पर जलवायु के प्रदेश क्या है। पिछली बार ये क्वेश्चन 2020 के मेंस में आया भी हुआ है कि भारत के जलवायु प्रदेश को समझाइए, जो कॉपिन के द्वारा बताए गए हैं उनके संदर्भ में पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट लिखा है, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार एवं उपयोग बताना है। ये अधिकतर 3 और 5 मार्कर में पूछ लेते हैं कि जल का उपयोग, वन, मृदा, सेल एवं खनिज क्या है। तो ये सब 3 और 5 मार्कर में, ये दोनों में पूछा जा सकता है। 11 मार्कर में कम चांसेस हैं इसके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो जनसंख्या। जनसंख्या में क्या क्या है, जनसंख्या की वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। तो ये सब जो है 3 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही 5 मार्कर में भी पूछ सकते हैं, जैसे प्रवास क्या है, प्रवास के प्रकार समझाइए। ठीक है, 3 मार्कर में पूछ सकते हैं कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, वर्तमान में भारत में कितनी ग्रामीण जनसंख्या है, कितनी नगरीय जनसंख्या, डायरेक्ट फैक्ट भी पूछ लेते हैं। वितरण पूछ सकते हैं, घनत्व पूछ सकते हैं, इंडिया का घनत्व कितना है, तो ये डायरेक्ट 3 मार्कर में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनसे संबंधित हमें पढ़ना है। तो क्या क्या पॉइंट पढ़ना है, संभावना एवं महत्व, उद्योगों का स्थानीयकरण, उद्योग की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकता, मांग पूर्ति श्रृंखला। तो आप इसे यूट्यूब की किसी वीडियो से पढ़ लें, अलग से कोई बुक में मत पढ़ना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ इससे पूछते ही नहीं है एग्जाम में। थर्ड यूनिट जो है वो पूरा मध्य प्रदेश का भूगोल है। तो जितना भी मध्य प्रदेश का भूगोल है वो इसमें सब पढ़ना पड़ेगा आपको। फर्स्ट पॉइंट दिया है प्रमुख भू आकृति प्रदेश, जिसमें नर्मदा घाटी और मालवा पठार विशेष संदर्भ में पूछते हैं और इससे क्वेश्चन काफ़ी बन भी जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति यहाँ की क्या है, यहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु के आधार पर वनस्पति कितने प्रकार की होती हैं, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये सब हम इस पॉइंट में पढ़ देंगे। तीसरा, यहाँ की मिट्टी के बारे में सारी जानकारी लेना है, कितनी मिट्टी पाई जाती है, मिट्टियों का वर्गीकरण देखते हैं, मिट्टियों का वितरण देखते हैं, जो मिट्टी बनी है उनका निर्माण देखते हैं कि मिट्टियों का किस प्रकार निर्माण हुआ है। ठीक है, मिट्टियों के लाभ क्या क्या हैं, मिट्टियों को किन किन कारकों से क्षति पहुंच रही है, तो ये सब हम इसमें देखते हैं। जिसमें फैक्ट भी दिए हैं, पॉइंट दिए हैं कि मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण कौन कौन से हैं, मृदा का प्रसंस्करण कैसे किया जा सकता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, जैसे पिछली बार पूछ लिया था मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण मतलब कौन कौन से कारक सहायक होते हैं, मृदा क्षरण क्या है और ह्रास की समस्याएं बताना था, समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्कार के तरीके क्या हो सकते हैं, जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन। साथ में नेक्स्ट पॉइंट है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पढ़ना है। ये 11 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क किसी भी पूछ लेते हैं।
जैसे 11 मार्क में पूछ लेंगे लोहा ही मान लो, लोहा के प्रकार बताइए, ठीक है, इसका वितरण और उपयोग, तो ये 11 मार्क में क्वेश्चन हो गया। एक में पूछ लेते हैं कि टाइप ऑफ आयरन, तो मतलब लोहा के प्रकार बताना, तो ये 5 मार्कर में हो जाएगा। एक में सिर्फ लोहा का वितरण पूछ ले मैं, तो ये 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कोयला, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, तो इसे अच्छे से याद रखना। अगला है प्रमुख उद्योग, जिसमें हमें कृषि और वन एवं खनिज आधारित उद्योग पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी राज्य की जनजातियाँ। इसमें भी हमें आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ पढ़ना है, जिसमें सहरिया हो गई, बैगा हो गई, ठीक है, इनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। बैगा हो गई, ठीक है, तो ये सब जो आपदाग्रस्त जनजातियाँ हैं, इनके बारे में हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। कवर सभी करना है, लेकिन इन तीनों पर बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है, अच्छे से पढ़ना है उसे। 4th जो यूनिट है वो हमारी जल एवं आपदा प्रबंधन को लेकर है। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछ जाता है, और आप ये जो पॉइंट दिए हैं इन्हीं से आप कवर कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है पेयजल की आपूर्ति क्या है, जल की अशुद्धि के कारण बताना है, गुणवत्ता प्रबंधन। सेकंड है जल प्रबंधन। नेक्स्ट पॉइंट है भूजल क्या है एवं जल संग्रहण क्या होता है, जल संग्रहण किस किस तरीके से किया जाता है, जल संग्रहण के लाभ क्या क्या हैं, तो ये सब। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं, आपदा प्रबंधन की अवधारणा क्या होती हैं, विस्तार की क्या क्या संभावना, विशिष्ट खतरे एवं उनके संबंध। विशिष्ट खतरे जो वर्तमान में नए नए खतरे प्रचलित हो रहे हैं, जैसे करंट लगना, तो उसका हम समन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो ये मिर्गी आ जाना, किसी को अचानक कोई बेहोश हो जाना, तो ये क्या है, विशिष्ट खतरे हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है सामुदायिक योजना, ठीक है, सामुदायिक योजना मतलब गांव स्तर पर या कहीं बाढ़ वगैरह आ गई तो समुदाय स्तर पर जो योजना बनाए जाते हैं उसे हम सामुदायिक योजना कहते हैं। इसमें पढ़ना है संसाधनों का मानचित्रण करना, राहत एवं पुनर्वास क्या होता है, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय क्या हो, मतलब प्रशासन द्वारा कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, सुरक्षित निर्माण क्या होता है, मतलब जैसे कि कहीं पर बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं तो वहाँ पर हम निर्माण कैसे कर सकते हैं, वैकल्पिक संचार क्या होते हैं, ठीक है, और जीवन रक्षा हेतु दक्षता। जीवन रक्षा हेतु दक्षता मतलब जैसे कि कोई बेहोश होगा तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हम उसमें लाइव इनके इलाज कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सब। करंट लग गया तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो ये सब दक्षता हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारी 5th यूनिट है वो है हमारी भूगोल की आधुनिक तकनीक, जिसमें हमें 3 चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ना है, सुदूर संवेदन, GIS और GPS। सुदूर संवेदन में सिद्धांत इसका अच्छे से पढ़ना है, पिछली बार पेपर में भी आया था। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, घटक उपग्रहों के प्रकार और सुदूर संवेदन का उपयोग। फिर GIS पढ़ना है, भौगोलिक सूचना प्रणाली, जिसके घटक और उपयोग देखना है। फिर GPS पढ़ना है, भौगोलिक पोजिशनिंग सिस्टम, जिसके आधारभूत संकल्पना और उपयोग देखने हैं। तो दोस्तों आज था हमारा ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस, जिसे हमने थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया है। इसके बाद हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम सेकंड पेपर का जो MPPSC मेंस का सिलेबस है उसको थोड़ा बहुत डिकोड करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।